ये इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। विक्रम ने हिम्मत की और उन निशानों का पीछा किया। निशान एक प्राचीन खंडहर हो चुके मंदिर तक जा रहे थे। विक्रम ने मंदिर के अंदर झांका और जो देखा उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या माया है? उसके सामने एक विचित्र प्राणी था। कमर से ऊपर एक सुंदर स्त्री और कमर से नीचे एक मछली। पास ही एक बड़ा बंदर उदास बैठा था। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर से तटीय गांव रत्नपुर में विक्रम नाम का एक तेजस्वी बालक अपनी छोटी बहन गौरी के साथ रहता था। भाई बहन का प्रेम ऐसा था मानो राम और लक्ष्मण का हो। उनके माता पिता रामदीन और सावित्री बहुत ही धर्मपरायण और संतोषी जीव थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। लेकिन विधि का विधान देखिए, सुख के इन पलों पर ग्रहण लगने वाला था। एक शाम जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे और आकाश में लालिमा छाई थी, विक्रम और गौरी मंदिर के प्रांगण में खेल रहे थे। खेलते खेलते जब उनकी नजर अपने घर की तरफ गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी, देखो, हमारे घर की तरफ से वो काला धुआं। हे ईश्वर, दौड़ो गौरी। दोनों बच्चे घर की तरफ भागे। वहां पहुंचकर जो दृश्य देखा उसने उनका कलेजा चीर दिया। उनका फूस का घर भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ था। अग्निदेव का रौद्र रूप सब कुछ निगल रहा था। पिताजी, माँ, आप अंदर हैं क्या? कोई है? बचाओ, मेरे माता पिता अंदर हैं। विक्रम आग में कूदना चाहता था। नन्ही गौरी जमीन पर गिरकर बिलख रही थी। कोई भी उस धधकती आग में जाने का साहस नहीं कर सका। देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। रामदीन और सावित्री बच्चों को अनाथ छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। गांव वालों ने दया करके बच्चों के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी। लोग उन्हें खाना और पुराने कपड़े दे जाते, लेकिन विक्रम स्वाभिमानी था। नहीं काका, मैं भीख नहीं लूंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा और अपनी बहन गौरी को पालूंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। विक्रम के पिता एक कुशल मछुआरे थे। विक्रम ने भी वही काम संभाला। वो रोज समुद्र में जाता, जाल फेंकता और जो मछलियां मिलती उन्हें बेचकर गौरी का पेट भरता। उसी गांव में एक सेठ जगन नाम का अमीर व्यापारी रहता था। वो ऊपर से बड़ा धर्मात्मा बनता था, लेकिन अंदर से विषैले सांप जैसा था। वो अक्सर अनाथ बच्चों के पास आता। अरे बेटा विक्रम, क्यों इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हो? तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, ऐश करो। प्रणाम सेठ जी, आपकी कृपा का धन्यवाद। लेकिन मेरे पिता ने सिखाया है कि मेहनत की रोटी में ही असली स्वाद होता है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, गौरी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। सेठ जगन मुस्कुराता और चला जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और लालच छिपा था जो विक्रम की मासूम आंखें नहीं देख पाईं। समय बीतता गया। विक्रम अब एक गठीले बदन का नौजवान बन चुका था। एक दिन उसने गौरी को बताया कि उसे एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। गौरी, मुझे नील द्वीप की तरफ जाना होगा। सुना है वहां बड़ी मछलियां मिलती हैं। मुझे लौटने में 2-3 दिन लगेंगे। तुम घर का दरवाजा बंद रखना और भगवान का नाम लेना। भैया, मेरा मन घबरा रहा है। अपना ख्याल रखना। मैं आपकी राह देखूंगी। विक्रम अपने साथियों के साथ नाव पर सवार हुआ। भगवान का नाम लेकर के वे गहरे समुद्र में उतर गए। शुरुआत में समुद्र शांत था, हवाएं अनुकूल थीं, मछुआरे खुश थे, जाल मछलियों से भर रहे थे। लेकिन अचानक प्रकृति ने करवट ले ली। आसमान में काले बादल ऐसे छा गए जैसे रात हो गई हो। समुद्र का पानी काला पड़ गया और लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी। विक्रम, उधर देखो, वो क्या है? सामने समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन रहा था जो हर चीज को पाताल लोक में खींच रहा था। जल्दी सारा सामान पानी में फेंक दो, नाव को हल्का करो, पतवार संभालो। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। वो भंवर काल का चक्र साबित हुआ।
एक जोरदार झटके के साथ नाव पलट गई। बचाओ, हे ईश्वर, बचाओ। विक्रम लहरों से लड़ता रहा, हाथ पैर मारता रहा। उसकी आंखों के सामने उसके साथी एक एक करके डूबते गए। विक्रम की सांसें फूल रही थीं, हाथ जवाब दे रहे थे। उसे बस एक ही चेहरा याद आ रहा था, उसकी बहन गौरी। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो गौरी का क्या होगा? उसका तो मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। विक्रम की प्रार्थना सुन ली गई। एक बड़ा लकड़ी का तख्ता बहता हुआ उसके पास आया। वो उस पर लेट गया और बेहोश हो गया। घंटों या शायद दिनों बाद लहरों ने उसे एक अनजान टापू के किनारे फेंक दिया। जब विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक वीरान जगह पर है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घना जंगल था। इंसान का नामो निशान नहीं था। उसने रात एक गुफा में बिताई। सुबह उसने जमीन पर अजीब निशान देखे। ये इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज रेंग कर गई हो। विक्रम ने हिम्मत की और उन निशानों का पीछा किया। निशान एक प्राचीन खंडहर हो चुके मंदिर तक जा रहे थे। विक्रम ने मंदिर के अंदर झांका और जो देखा उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या माया है? उसके सामने एक विचित्र प्राणी था। कमर से ऊपर एक सुंदर स्त्री और कमर से नीचे एक मछली। पास ही एक बड़ा बंदर उदास बैठा था। विक्रम डर के मारे पीछे हटा। तुम कौन हो? यक्षिणी हो, नागिन हो या कोई मायावी राक्षस? डरो मत युवक, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं राजकुमारी मीरा हूं और ये वानर मेरा सगा भाई राजकुमार सूर्य है। हम सुवर्णगढ़ के महाराज प्रताप सिंह की संतानें हैं। हमारे पिता ने एक बेहद सुंदर स्त्री रूपमती से दूसरा विवाह किया था। हमें नहीं पता था कि वो एक दुष्ट जादूगरनी है। उसने पिताजी को वश में कर लिया। जब हमने उसका विरोध किया तो उसने अपनी लाल मणि की शक्ति से हमें श्राप दिया। मुझे आधी मछली और मेरे भाई को बंदर बनाकर इस वीरान टापू पर फेंकवा दिया। मेरा धर्म है अबला और पीड़ितों की रक्षा करना। मैं आपकी सहायता करूंगा राजकुमारी। हमारी सौतेली माँ अब राज्य पर कब्जा करना चाहती है। उसने पिताजी को एक लाइलाज बीमारी दे दी है। वे महल में कैद हैं और हम यहाँ तिल तिल कर मर रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सुवर्णगढ़ जाना होगा। मेरे पिता के पास जाकर उन्हें सच बताना होगा। लेकिन सावधान, रानी रूपमती बहुत शक्तिशाली है। अगर उसे भनक भी लगी तो वो तुम्हें भस्म कर देगी। चिंता ना करें, सत्य मेरे साथ है। मैं आपके पिता को बचाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। विक्रम ने जंगल की लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाई। राजकुमार और राजकुमारी ने उसे राज्य का रास्ता समझाया। कई दिनों तक समुद्र से जूझने के बाद विक्रम सुवर्णगढ़ के तट पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि राज्य में हाहाकार मचा है। प्रजा दुखी है और रानी के सैनिक हर जगह तैनात हैं। विक्रम ने एक साधारण वैद्य सहायक का भेष बनाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसने पता लगाया कि महाराज प्रताप सिंह बहुत बीमार हैं। विक्रम ने राज्य के एक वृद्ध राजगुरु से संपर्क किया, जो अभी भी महाराज के वफादार थे। राजगुरु, मैं उन बच्चों का संदेश लाया हूं जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया है। मुझे महाराज से मिलना ही होगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो यह ईश्वर का चमत्कार है। महाराज पर रानी ने काला जादू किया है। वे हिल भी नहीं सकते। उन्हें केवल दिव्य सुनहरी मछली का मांस ही ठीक कर सकता है, लेकिन वो मछली लाना असंभव है। एक मछुआरे के लिए समंदर में कुछ भी असंभव नहीं। मैं वो मछली लाऊंगा। विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे समुद्र से वो दुर्लभ औषधीय मछली पकड़ी। राजगुरु ने उसे एक योजना के तहत महल में भेजा। सुनो विक्रम, रानी रूपमती मन पढ़ने की विद्या जानती है। जब तुम उसके सामने जाओगे तो अपने दिमाग में बच्चों या अपनी असलियत के बारे में मत सोचना, वरना पकड़े जाओगे। तुम मैं क्या सोचूं? सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ सोचना। उसका अहंकार ही उसकी कमजोरी है। विक्रम मछली लेकर महल में दाखिल हुआ। मुख्य द्वार पर ही रानी रूपमती खड़ी थी। उसकी आंखों में अंगारे थे। रुक जाओ, कौन हो तुम और ये गंदी मछली लेकर मेरे महल में क्या कर रहे हो?
विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे राजकुमारी मीरा का चेहरा याद आ रहा था। उसने तुरंत अपने विचारों को बदला। महारानी की जय हो। राजवैद्य जी ने महाराज के भोजन के लिए ये विशेष मछली मंगवाई है। मैं तो बस एक तुच्छ सेवक हूँ। रानी ने विक्रम की आंखों में झांका तो उसे वहां सिर्फ अपनी तारीफ दिखाई दी। उसका अहंकार संतुष्ट हो गया। वफादार सेवक लगते हो। जाओ, दे दो इसे रसोई में, और शाम को मेरे कक्ष में आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। विक्रम ने राहत की सांस ली। वो सीधा महाराज के कक्ष में गया। उसने रसोइये की मदद से मछली पकाई और अपने हाथों से महाराज को खिलाई। जैसे ही महाराज ने वो दिव्य मछली का पहला निवाला खाया, चमत्कार हुआ। उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। बरसों की बीमारी पलों में गायब होने लगी। उनकी बूढ़ी हो चुकी त्वचा फिर से दमकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लंबी नींद से जागा हूं। युवक, तुम कौन हो? महाराज, मैं विक्रम हूँ। आपके पुत्र सूर्य और मीरा जीवित हैं। वे काला पानी के टापू पर हैं। रानी रूपवती एक जादूगरनी है। उसने ही आपकी ये दशा की थी। क्या मेरी संतानें जीवित हैं और उस डायन ने मुझे धोखा दिया? महाराज ने अपनी तलवार उठाई। तभी रानी रूपमती कक्ष में दाखिल हुई। महाराज को खड़ा देख उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे संभव है? रानी ने तुरंत अपनी कमर से वो लाल मणि निकाली। वो महाराज को भस्म करना चाहती थी, लेकिन विक्रम पहले से तैयार था। विक्रम चीते की फुर्ती से झपटा और रानी के हाथ पर प्रहार किया। लाल मणि हवा में उछली और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। नहीं, मेरी शक्तियां! मणि टूटते ही रानी का असली रूप सामने आया। वो एक कुरूप और भयानक बुढ़िया बन गई। सैनिकों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसी क्षण मीलों दूर उस टापू पर भी जादू टूटा। राजकुमारी मीवा की मछली की पूंछ गायब हो गई और राजकुमार सूर्य का बंदर रूप हट गया। वे फिर से सुंदर इंसान बन गए। महाराज ने तुरंत सबसे तेज जहाज तैयार करवाया। विक्रम उन्हें लेकर टापू पर पहुंचा। बाप बेटे और बेटी का मिलन देखकर पत्थर भी पिघल जाएं, ऐसा दृश्य था। जब वे वापस महल लौटे तो महाराज ने विक्रम को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मुझे मेरा परिवार वापस दिया है। मांगो, क्या मांगते हो? आधा राज्य या सेनापति का पद? महाराज, मैं तो बस अपने घर लौटना चाहता हूँ। मेरी बहन गौरी अकेली है। मैं रत्नपुर का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम रामदीन था। रामदीन नाम सुनते ही महाराज चौंक गए। रामदीन? क्या वे एक नाविक थे जो बहुत दान पुण्य करते थे? जी महाराज, लेकिन आपको कैसे पता? वर्षों पहले हमारे राज्य में अकाल पड़ा था। तब तुम्हारे पिता रामदीन अपनी नावों में भरकर अनाज और मछलियां लाए थे और मुफ्त में बांटी थीं। उनके एहसान के बदले मेरी पहली रानी ने उन्हें अपना नवरत्न हार भेंट किया था। नवरत्न हार? लेकिन पिताजी ने तो कभी ऐसा कोई हार नहीं दिखाया। उनके साथ उनका एक दोस्त मुनीम था। उसका नाम जगन था। हमने उसे भी कुछ सोने के सिक्के दिए थे। जगन? सेठ जगन, वही जो हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी है। विक्रम का दिमाग सन्न हो गया। कड़ियां जुड़ने लगी थी। जगन मुनीम था, फिर अमीर सेठ बना। घर में आग लगी और रामदीन की अचानक मौत हो गई। महाराज, मुझे अभी अपने गांव जाना होगा। एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिसका न्याय बाकी है। महाराज ने विक्रम को अकेला नहीं भेजा। 7 बड़े जहाज, सैनिक और ढेर सारा धन लेकर विक्रम अपने गांव की ओर चला। जब विक्रम के जहाज गांव के किनारे लगे तो गांव वाले हैरान हो गए। उन्हें लगा था विक्रम मर चुका है। विक्रम शाही वस्त्रों में नहीं बल्कि अपने पुराने कपड़ों में उतरा और सीधे अपने घर की ओर भागा। गौरी, गौरी! उसका घर खाली पड़ा था। पड़ोसियों ने सिर झुकाकर बताया। विक्रम, तुम चले गए तो सेठ जगन ने कहा कि तुम्हारे पिता पर उसका बहुत कर्ज था। वह गौरी को घसीटकर अपने घर ले गया। वह अब उसके घर में झाड़ू पोछा करती है। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में खून उतर आया। वो नंगी तलवार लेकर सेठ जगन की हवेली की तरफ दौड़ा। पीछे पीछे शाही सैनिक थे।
हवेली के आंगन में गौरी बर्तन साफ कर रही थी। भाई को देखते ही वो दौड़ पड़ी। भैया! जगन बाहर निकल कायर। सेठ जगन बाहर आया। शाही सेना और जीवित विक्रम को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बता जगन, वो नवरत्न हार कहाँ है? तूने ही मेरे माता पिता को मारा था ना? उस रात घर में आग तूने लगाई थी ताकि चोरी छुप जाए। नहीं नहीं, ये झूठ है। सच बोल, वरना आज यमराज भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मौत सामने देख जगन टूट गया। मुझे माफ कर दो, मैंने ही वो हार चुराया था। तुम्हारे पिता जाग गए थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और घर जला दिया। वो हार मेरी तिजोरी में है। पूरा गांव सन्न रह गया। जिसे वो दानी समझते थी वो हत्यारा निकला। गांव की पंचायत और महाराज के न्याय ने अपना काम किया। जगन को मृत्युदंड दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त करके विक्रम, गौरी और गांव के विकास के लिए बांट दी गई। हम इसकी लाश को जलाएंगे नहीं, बल्कि ऐसे ही फेंक देंगे ताकि इस पापी को चीलबाज खाए। कुछ समय बाद एक शुभ मुहूर्त में शहनाई गूंजी। महाराज प्रताप सिंह ने अपनी बेटी राजकुमारी मीरा का हाथ विक्रम के हाथों में सौंपा और राजकुमार सूर्य ने गौरी को अपनी पत्नी बनाया। विक्रम अपनी बहादुरी और त्याग के कारण आगे चलकर सुवर्णगढ़ का महाप्रतापी राजा बना। लेकिन राज सिंहासन पर बैठकर भी वो अपने गांव और गरीब प्रजा को कभी नहीं भूला। तो दोस्तों, ये थी कहानी विक्रम की, जिसने हमें सिखाया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।